अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 28 है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम I2C या I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन को एचटीएल कोडर के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जो नेक्सिस A7 FPGA बोर्ड है, इस पर ये एक टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल है। तो जो टेम्परेचर सेंसर है ये I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने इस टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर का डाटा लेना है तो आपको इसके साथ I2C सीरियल कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे जो कि इस सेंसर से हमें टेम्परेचर का डाटा लेकर देगा। तो सबसे पहले हम I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल्स को देख लेते हैं। तो जो I2C सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, तो I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेसिकली 2 वायर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आप दो डिवाइसेस के दरमियान या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान सीरियली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये सिर्फ 2 वायर्स को यूज़ करता है। एक वायर को हम कहते हैं SDA, जिसको सीरियल डाटा लाइन भी कहते हैं, और दूसरी वायर को हम कहते हैं SCL, जिसको सीरियल क्लॉक लाइन भी कहते हैं। तो एक मास्टर या एक से ज़्यादा मास्टर हो सकते हैं और इन्हीं दो लाइंस के ऊपर आप मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस या मल्टीपल सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर स्लेव का एक एड्रेस होता है। तो मास्टर इन दो लाइंस को यूज़ करते हुए जिस स्लेव का एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो स्लेव मास्टर के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो मास्टर अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक स्लेव को सिलेक्ट कर सकता है और जिस स्लेव को मास्टर सेलेक्ट करेगा उसका एड्रेस यहाँ से इशू करेगा सीरियली, और जिस स्लेव के साथ एड्रेस मैच कर गया वो स्लेव उस मास्टर के साथ कम्युनिकेट करेगी। दूसरा, आपने इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पुल अप रजिस्टर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये दोनों जो लाइंस हैं SDA या SCL, ये लॉजिक 1 पर होंगी इन पुल अप रजिस्टर की वजह से। So SDA and SCL lines are connected to the pull-up register. So normally these lines are at active high logic or the logic 1. अब हम इस I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जो फ्रेम है कि डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है, उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जब आपने 2 डिवाइसेस के दरमियान या एक मास्टर और स्लेव के दरमियान कम्युनिकेशन करनी है I2C के अंदर, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। तो बेसिकली जो मास्टर है वो स्लेव के ऊपर स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करेगा। स्टार्ट कंडीशन किसको कहते हैं कि आपने SCL सिग्नल को हाई रखना है और इसके मिड में आपका जो SDA सिग्नल है वो 1 से 0 के अंदर चेंज होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं स्टार्ट कंडीशन। तो जैसे ही स्लेव को स्टार्ट कंडीशन मिलेगी तो उसको इंडिकेशन मिल जाएगी कि अब सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो मास्टर स्टार्ट करना चाह रहा है। तो इसलिए स्टार्ट कंडीशन के अंदर बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि SCL को आपने इनिशियली हाई रखना है। मास्टर SCL को इनिशियली हाई करेगा और SCL को हाई रखते हुए जो SDA लाइन है उसको 1 से 0 के अंदर चेंज कर देगा। तो जैसे ही स्लेव को ये सिग्नल रिसीव होगा कि SCL हाई है और SDA 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्टार्ट कंडीशन। स्टार्ट कंडीशन का मतलब ये होता है कि स्लेव समझ जाएगा कि अब मास्टर जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करने लगा। उसके बाद जो मास्टर है वो स्लेव एड्रेस भेजेगा। ये आमतौर पर 7 बिट का एड्रेस होता है। तो ये स्लेव एड्रेस या मास्टर किस स्लेव के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है उसका एड्रेस, तो ये उसकी MSB एड्रेस की, फिर उससे नेक्स्ट बिट एंड पे ये LSB एड्रेस जो है वो जाएगा। उसके बाद जब मास्टर जो है स्लेव की तरफ एड्रेस भेजेगा, जो स्लेव है वो एक्नॉलेज साथ ही स्लेव को बताएगा मास्टर ये रीड राइट बिट है, ये वाली बिट, इस पे RW लिखा हुआ है। तो मास्टर ये बताएगा कि क्या वो स्लेव से डाटा रीड करना चाह रहा है
उससे डाटा लेना चाह रहा है या उसको डाटा सेंड करना चाह रहा है। तो अगर मास्टर जो है स्लेव से डाटा लेना चाह रहा है तो इस बिट को 1 करेगा। अगर जो मास्टर है वो स्लेव से को डाटा सेंड करना चाह रहा है तो इस बिट को 0 कर देगा। उसके बाद ये स्लेव का एड्रेस रिसीव करने के बाद और रीड राइट्स की ये बिट रिसीव करने के बाद जिस स्लेव का एड्रेस इस एड्रेस के साथ मैच कर गया वो स्लेव एक्नॉलेज का सिग्नल भेजेगा। तो एक्नॉलेज ये जो बिट है यहाँ पे ये बिट स्लेव से मास्टर की तरफ जाएगी और ये 0 होती है। तो बेसिकली जब मास्टर जो है स्लेव को स्लेव एड्रेस भेज देगा और रीड राइट बिट भेज देगा, उसके बाद जो स्लेव है वो SDA लाइन के ऊपर 0 का सिग्नल भेजेगा यहाँ पे। और जैसे ही मास्टर को 0 का सिग्नल मिलेगा तो इट मीन्स कि मास्टर को पता चल जाएगा कि जो मैंने पहले एड्रेस भेजा था और रीड राइट बिट की इंफॉर्मेशन भेजी थी वो स्लेव को पहुँच गई और स्लेव ने उसको एक्नॉलेज कर दिया। अगर ये वाली बिट 1 आएगी तो मास्टर एक्नॉलेज बिट 1 है तो मास्टर समझ जाएगा कि जो मैंने स्लेव का एड्रेस भेजा है और रीड राइट सिग्नल भेजा है ये 1 है। तो 1 होने का मतलब ये है कि किसी भी स्लेव को ना एड्रेस मिला है ना रीड राइट की इंफॉर्मेशन मिली है। तो मास्टर को ये सारे जो स्लेव का एड्रेस है, स्टार्ट कंडीशन है, फिर स्लेव का एड्रेस है और फिर रीड राइट है, ये सारी चीज़ें दोबारा से सेंड करनी है। उसके बाद जो मास्टर है वो 8 बिट का जो डाटा है वो उसको सेंड कर सकेगा या रिसीव कर सकेगा बेस्ड ऑन के उसने रीड राइट में क्या रखा है। अगर मास्टर ने रीड राइट बिट को 0 किया है तो इट मीन्स कि जो मास्टर है वो राइट करेगा, तो मास्टर डाटा ये 8 बिट का डाटा स्लेव को सेंड करेगा। अगर मास्टर ने रीड राइट बिट को 1 किया है तो इसका मतलब है मास्टर अब स्लेव से डाटा रिसीव करेगा। तो ये जो डाटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस्ड ऑन रीड राइट। अगर मास्टर राइट कर रहा है तो वो डाटा यहाँ पे होगा, राइट करेगा, और मास्टर अगर रिसीव कर रहा है या रीड कर रहा है तो वो डाटा जो स्लेव से इन बिट्स के ऊपर आएगा। उसके बाद जो रिसीविंग डिवाइस है वो एक्नॉलेज का सिग्नल भेजेगी। अगर मास्टर जो है वो स्लेव को सिग्नल डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो जो स्लेव है वो एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने का मतलब है कि 8 बिट का डाटा रिसीव करने के बाद स्लेव ये एक 0 का सिग्नल भेजेगा। और इसी तरह अगर जो मास्टर है वो डाटा रिसीव कर रहा है स्लेव से तो 8 बिट का डाटा रिसीव करने के बाद मास्टर जो है वो एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि मास्टर जो है इस बिट को 0 करेगा। तो इस तरह ये सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल काम करता है। और एंड पे जब मास्टर जो है स्लेव के साथ कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करना चाहेगा तो वो स्टॉप कंडीशन भेजेगा। स्टॉप कंडीशन का मतलब है कि मास्टर सबसे पहले SCL को हाई करेगा और जो SDA का सिग्नल है उसको 0 से 1 के अंदर चेंज कर देगा। और जैसे ही SDA का सिग्नल 0 से 1 के अंदर चेंज होगा तो स्लेव को पता चल जाएगा कि अब जो है मेरी मास्टर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो गई है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो I2C कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्ट कंडीशन आती है, स्लेव का एड्रेस आता है, रीड राइट की इंफॉर्मेशन आती है और उसके साथ जो है ये चीज़ें हैं। स्टार्ट कंडीशन है, स्लेव का एड्रेस है, रीड राइट और उसके बाद एक्नॉलेज, फिर जो डाटा ट्रांसफ़र करना, फिर जो एक्नॉलेज है और उसके बाद फिर स्टॉप कंडीशन है। तो अब इन सारी जो पार्ट्स हैं I2C फ्रेम के, इनकी हम थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं। तो स्टार्ट कंडीशन जिस तरह के मैंने पहले बताया, स्टार्ट कंडीशन क्या होती है कि SCL लाइन को हाई करेगा मास्टर, और जब ये SCL लाइन हाई होगी तो SDA लाइन के ऊपर अगर 1 से 0 का सिग्नल जाएगा तो इस कंडीशन को हम स्टार्ट कंडीशन कहते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए मास्टर सबसे पहले जो है ये स्टार्ट कंडीशन सेंड करेगा, उसके बाद स्लेव का एड्रेस भेजेगा। तो ये स्टार्ट कंडीशन है। स्टार्ट कंडीशन भेजने के बाद जो स्लेव का एड्रेस है वो मास्टर सेंड करेगा। तो ये A6 स्लेव का जो एड्रेस है उसकी MSB है, फिर A5, फिर A4। तो ये हर डिवाइस का एक 7 बिट का अलहदा से एक एड्रेस होगा। तो ये उसको एड्रेस मास्टर जो है पहले MSB भेजेगा, फिर उससे लो बिट, फिर उससे लो बिट और एंड पे LSB बिट को ट्रांसफ़र करेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है I2C सीरियल कम्युनिकेशन का
टाइमिंग रिलेशनशिप बिटवीन SDA एंड SCL लाइन। तो ये जो SD और SCL का जो टाइमिंग रिलेशनशिप है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अज्यूम कर लें ये आपकी SCL क्लॉक है, तो मास्टर जो है वह क्लॉक सिग्नल जनरेट कर रहा है और मास्टर ही हमेशा ये क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा। SDA लाइन ये बाई डायरेक्शनल है, मास्टर भी इस लाइन पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है और जो स्लेव है वो भी इसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। एक टाइम पर दोनों में से एक जो है वो SDA लाइन के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा। तो इसी वजह से ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, ये हाफ डुप्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि किसी भी गिवन मोमेंट के ऊपर या मास्टर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा स्लेव को या स्लेव डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा मास्टर को, दोनों इकट्ठे एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर। तो अब ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जब ये SCL सिग्नल मास्टर जनरेट कर रहा है, तो जब SCL सिग्नल का हाई पार्ट मास्टर जो है क्लॉक का हाई पार्ट जनरेट कर रहा होगा, तो उस टाइम के अंदर जो SD है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब SCL का हाई पार्ट या लॉजिक 1 आ रहा है या उसका पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, तो उस टाइम पर जो SD सिग्नल है कैन नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता। ये इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स के अगर आपने SDA लाइन को चेंज करना है तो उस टाइम पर SCL जो है वो लो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये SCL लो है, तो यहाँ पे SDA चेंज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे SCL लो है, तो यहाँ पे SD सिग्नल चेंज हो रहा है। तो इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका SD जो सिग्नल है वो जब क्लॉक का हाई पार्ट जा रहा होगा उस टाइम पर उसको कांस्टेंट रखना है। अगर वो 1 है तो उसको 1 रखना है, वो 0 है तो उसको 0 रखना है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव cycle of the SCL you cannot change the SD signal. SD signal should remain constant while SCL is high. तो इसका मतलब ये है कि आपने जो SCL है SCL के हाई पार्ट के अंदर SDA को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इसकी रिक्वायरमेंट कि SDA does not change between the clock rising edge and the clock falling edge। तो इस इंटरवल के दौरान SDA चेंज नहीं हो सकता। और ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन SDA ओनली ट्रांजिशन, अगर आपने SDA को डाटा चेंज करना है तो वो जब SCL लो होगा उस टाइम पे आप कर सकते हैं। तो ये इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस रिक्वायरमेंट को जब हम कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे तो हमने माइंड में रखना है कि SDA कैन नॉट चेंज व्हाइल SCL इज़ हाई, SDA कैन ओनली चेंज व्हेन SCL इज़ लो। इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ये ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफ़र है। आपको पता है कि जब हम स्टार्ट कंडीशन भेजेंगे तो उस टाइम पर ये रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कंडीशन के अंदर क्या है कि SCL हाई है और इस टाइम पर जो SD है 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है। और स्टॉप कंडीशन क्या थी कि SCL हाई है और SDA 0 से 1 के अंदर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप SDA को चेंज करते हैं व्हेन SCL हाई, इट मीन्स के आप या स्टार्ट कंडीशन भेज रहे हैं या आप स्टॉप कंडीशन भेज रहे हैं। तो ये जो दो कंडीशंस हैं वो इस सिनेरियो के अंदर हम वो चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि जब SCL हाई होगा उस टाइम पर अगर जो SDA है वो 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है तो वो स्टार्ट कंडीशन है। अगर SCL हाई है और उस टाइम पर जो SDA है 0 से 1 के अंदर चेंज हो रहा है तो वो स्टॉप कंडीशन है। और बाकी इसके अलावा बाकी टाइम में जब आप एड्रेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उस टाइम पर जब SCL हाई होगा तो उस टाइम पर SDA को आप चेंज नहीं कर सकते। SDA सिर्फ उसी टाइम पर चेंज कर सकते हैं डाटा लाइन जब SCL जो है वो लो होगा। तो ये आगे रीड राइट बिट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप स्लेव का एड्रेस सेंड करने के बाद अगर जो मास्टर है वो RW बिट को 0 कर देता है तो इसका मीनिंग ये है कि मास्टर वांट्स टू राइट डाटा टू स्लेव, कि मास्टर जो है स्लेव को कोई डाटा सेंड करना चाह रहा है। अगर स्लेव का एड्रेस भेजने के बाद जो रीड राइट बिट है उसको 1 कर देता है मास्टर, तो इसका मतलब है मास्टर वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम दी स्लेव। तो
मास्टर स्लेव से कोई डाटा रीड करना चाह रहा है। उसके बाद है जी एक्नॉलेज बिट। एक्नॉलेज बिट इज सेंड बाय द रिसीवर ऑफ ए बाइट ऑफ डाटा। जो भी डाटा रिसीव कर रहा होगा वो एक्नॉलेज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मास्टर है वो स्लेव को डाटा सेंड कर रहा है, स्लेव एड्रेस और रीड राइट। तो इसका मतलब है जो स्लेव है वो डाटा रिसीव कर रहा है, तो स्लेव ने एक्नॉलेज करना है कि मैंने जो है वो डाटा रिसीव कर लिया है। तो एक्नॉलेज वो कैसे करेगा, जब ये फॉर एग्जांपल 7 बिट का एड्रेस चला गया, रीड राइट बिट चलेगी, उसके बाद जो SDA लाइन का कंट्रोल है वो स्लेव के पास जाएगा और स्लेव उस लाइन के ऊपर 0 अप्लाई करेगा। अगर स्लेव ने 0 कर दिया सेंड और मास्टर को पता चल जाएगा कि ये मुझे स्लेव जो है वो 0 सेंड कर रहा है, और स्लेव का 0 सेंड करने का मतलब ये होगा कि स्लेव वो एक्नॉलेज कर रहा है कि जो आपने मुझे 8 बिट का डाटा भेजा है वो मुझे रिसीव हो गया। अगर 1 सिग्नल स्लेव की तरफ से जाएगा तो इसका मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, कि जो आपने डाटा भेजा है मास्टर को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि अगर नैक या 1 सिग्नल आ रहा है तो मास्टर को पता चल जाएगा कि जो मैंने पहले 8 बिट का डाटा भेजा है स्लेव को वो उसको रिसीव नहीं हुआ। तो अगर स्लेव की तरफ से नॉट एक्नॉलेज का सिग्नल आता है तो फिर मास्टर वो डाटा दोबारा भेजेगा। अगर स्लेव की तरफ से एक्नॉलेज का सिग्नल आता है तो इट मीन्स कि वो डाटा जो 8 बिट का है उसको रिसीव हो चुका है। इसके बाद अब आपने डाटा बाइट को ट्रांसफ़र करना है तो 8 बिट का डाटा आप भेज सकते हैं, और तो सबसे पहले MSB भेजेंगे और एंड पे आप LSB भेजेंगे। और इस डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए और इस स्लेव के एड्रेस को, रीड राइट बिट को और इस एक्नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हुए हमने ये कंडीशन मेक श्योर करनी है कि जो SDA लाइन है वो कैन नॉट चेंज व्हेन दी SCL इज़ हाई, क्योंकि जब SCL हाई होगा और SDA लाइन के ऊपर चेंज आएगा तो या स्टार्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा या स्टॉप कंडीशन को। और नॉर्मली ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द स्लेव एंड डिवाइस, स्लेव एंड द मास्टर डिवाइस, we cannot make the change on SDA line when SCL is high। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसको हमने माइंड में रखना है जब भी हम ये कंट्रोलर इसका डेवलप करेंगे। ये आगे अगेन ये प्रोटोकॉल को मल्टीबाइट डाटा बाइट्स के लिए भी आप ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बिट भेजें, स्टार्ट कंडीशन भेजेंगे, उसके बाद मास्टर जो है स्लेव का एड्रेस भेजेगा, उसके बाद मास्टर स्लेव से रीड करना चाह रहा है, राइट करना चाह रहा है, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद जो रिसीविंग डिवाइस है, अगर मास्टर जो है, क्योंकि स्टार्ट में तो मास्टर ही सेंड कर रहा होगा स्लेव एड्रेस जो है स्लेव को, तो जो सेंसर है या स्लेव है वो एक्नॉलेज करेगा कि आपने जो एड्रेस भेजा है और रीड राइट भेजा है, अगर स्लेव को मिल गई ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वो एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज किस तरह करेगा कि वो 0 यहाँ पे 0 सेंड करेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो SDA लाइन है उसको मास्टर कंट्रोल कर रहा है, मास्टर का कंट्रोल उसके ऊपर है। और जब स्लेव ने एक्नॉलेज करना है तो मास्टर जो है इस SDA लाइन को रिलीज़ करेगा, अब कंट्रोल चला जाएगा स्लेव के पास, क्योंकि स्लेव ने एक्नॉलेज बिट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट कंडीशन मास्टर सेंड करेगा, फिर मास्टर स्लेव एड्रेस सेंड करेगा, फिर मास्टर रीड राइट बिट को सेंड करेगा। तो जब ये सारी चीज़ें मास्टर जो है स्लेव की तरफ सेंड कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि SDA लाइन को मास्टर कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही मास्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर लेगा तो मास्टर उस टाइम पर SDA लाइन को रिलीज़ करेगा, वो उसके पे डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा नेक्स्ट बिट तक, नेक्स्ट 1 क्लॉक साइकिल ऑफ द SCL। और वो उस टाइम पर जो SDA लाइन का कंट्रोल है वो सेंसर के पास चला जाएगा। सेंसर अगर यहाँ पे 0 भेजेगा तो 0 भेजने का मतलब मास्टर को ये होगा कि जो सेंसर है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि उसको स्टार्ट कंडीशन भी मिल गई, उसको स्लेव एड्रेस भी मिल गया, उसको रीड राइट बिट भी मिल गई। और अगर यहाँ पर जो सेंसर है 1 भेज देता है तो अगर मास्टर को 1 मिलेगा तो मास्टर को पता चल जाएगा कि जो भी मैंने स्टार्ट कंडीशन भेजी, स्लेव एड्रेस भेजा और रीड राइट बिट भेजी, स्लेव को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर उसको नहीं मिली तो वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करेगा। अगर मिल गई हैं, सेंसर ने एक्नॉलेज कर दिया है बाय सेंडिंग द 0, तो उसके बाद जो डिपेंडिंग अपॉन द रीड राइट नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन से लेकर रीड राइट तक जो SDA line is driven by master।
यहाँ तक। और इससे आगे जब एक्नॉलेज का सिग्नल आएगा, क्योंकि मास्टर सेंड कर रहा है और स्लेव ने एक्नॉलेज करना है रिसीविंग डिवाइस ने, तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर या इस पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल में SCL की क्लॉक के अंदर जो मास्टर है वो अब SD लाइन को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि अब स्लेव जो है वो लाइन को कंट्रोल करेगा। जब एक्नॉलेज सिग्नल आएगा तो एक्नॉलेज स्लेव की तरफ से मास्टर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो मास्टर है वो SD लाइन के कंट्रोल को रिलीज़ करेगा और जो स्लेव है वो SD लाइन के ऊपर 0 सेंड करेगा, और जो मास्टर है उस 0 को रिसीव करके चेक करेगा कि उसको जो उसने डाटा भेजा है क्या स्लेव उसको एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अगर फर्स्ट करें रीड राइट बिट 0 थी और स्लेव ने एक्नॉलेज कर दिया रीड राइट। अब रीड राइट बिट 0 होने का मतलब ये है कि मास्टर को डाटा राइट करना चाह रहा है, तो क्योंकि स्लेव उसको एक्नॉलेज कर चुका है तो अब मास्टर उस डाटा की जो MSB है पहले उसको भेजेगा, फिर नेक्स्ट बिट को, फिर नेक्स्ट बिट को, और फिर करते करते D7 से लेकर D0 तक भेजेगा। अब क्योंकि मास्टर अगर आपकी रीड राइट बिट 0 है तो मास्टर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो रिसीविंग डिवाइस जो है वो अगेन सेंसर या आपका स्लेव है, स्लेव दोबारा से एक्नॉलेज करेगा। अगर स्लेव ने दोबारा से 0 सेंड कर दिया तो मास्टर को पता चल जाएगा कि उसको ये 8 बिट का डाटा मिल चुका है। अगर स्लेव उसको 1 सेंड करेगा तो मास्टर को पता चल जाएगा कि जो 8 बिट का डाटा मैंने अभी सेंड किया ये उसको रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव नहीं हुआ तो इसको वो दोबारा से डाटा ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह नेक्स्ट ये 1 बाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी। फिर अगर मास्टर जो है वो राइट कर रहा है तो स्लेव को दोबारा से नई जो एक्स्ट्रा अगर मल्टीपल बाइट्स को डाटा ट्रांसफ़र करना है तो जो मास्टर है वो दोबारा से एक बाइट को सेंड करेगा। इसी तरह यही जो प्रोसीजर है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। जो मास्टर है वो एक एक बाइट करके डाटा स्लेव को सेंड करता रहेगा, जो स्लेव है वो एक्नॉलेज करता रहेगा आफ्टर रिसीविंग एवरी 8 बिट ऑफ डाटा, और उसको एक्नॉलेज करता रहेगा। और एंड पे जब मास्टर जो है वो स्लेव के साथ अपनी कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करना चाहेगा तो वो स्टॉप कंडीशन भेजेगा। स्टॉप कंडीशन का मतलब क्या है कि SCL लाइन को हाई कर देगा और SD लाइन को 0 से 1 के अंदर चेंज करेगा। तो स्लेव जैसे ही स्लेव को ये स्टॉप कंडीशन मिलेगी तो स्लेव समझ जाएगा कि अब जो है मैंने जो सीरियल कम्युनिकेशन मास्टर की तरफ से वो टर्मिनेट हो गई। तो ये मैंने सारा ये आपको एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल डाटा बाइट किस तरह ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह अगर आपके पास रीड राइट बिट मास्टर ने 1 की होती तो 1 होने का मतलब यह है कि मास्टर जो है वो स्लेव से डाटा रिसीव करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो स्लेव है उसको एक्नॉलेज करेगा। अब फिर ये जो डाटा है ये स्लेव की तरफ से आ रहा होगा और मास्टर उसको रिसीव कर रहा होगा, तो फिर D7 स्लेव सेंड करेगा, फिर D6 भी स्लेव सेंड करेगा। तो इसी तरह जो फुल 1 बाइट का डाटा है वो स्लेव जो है वो सेंड करेगा मास्टर को, और फिर मास्टर यहाँ पे एक्नॉलेज करेगा। इसी तरह फिर ये जो स्लेव है ये डाटा सेंड करेगा और मास्टर यहाँ पे एक्नॉलेज करेगा। और एंड पे जब फर्स्ट करें जो मास्टर है वो अब डाटा और रिसीव नहीं करना चाह रहा तो वो अब स्टॉप कंडीशन सेंड कर देगा। तो जैसे ही वो स्टॉप कंडीशन भेजेगा तो स्लेव को पता चल जाएगा कि अब मैंने और जो डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करना। नेक्स्ट है जी स्टॉप कंडीशन। तो स्टॉप कंडीशन हम पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टॉप कंडीशन क्या है कि SCL को आपने हाई रखना है और SD को चेंज करना है 0 से 1 के अंदर, तो इसको हम कहेंगे स्टॉप कंडीशन। स्टार्ट कंडीशन इसके बिल्कुल अपोजिट थी कि SCL को हाई रखना है, तो SD लाइन अगर 1 से 0 के अंदर चेंज हो रही है तो उसको हम स्टार्ट कंडीशन कहते हैं। और अगर SCL आपका हाई है और SDA चेंज हो रहा है 0 से 1 के अंदर तो उसको हम स्टॉप कंडीशन कहेंगे। और जब भी मास्टर किसी स्लेव के साथ कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करना चाहेगा तो वो स्टॉप कंडीशन सेंड करेगा। ओके, अब ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो I2C को अगर 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं तो उनमें SCL जो क्लॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये वाला जो क्लॉक सिग्नल है। तो नॉर्मली ये 100 किलोहर्ट्ज़ तक का सिग्नल हो सकता है। अगर SCL का सिग्नल जो है 100 किलोहर्ट्ज़ तक है तो इसको हम कहेंगे I2C का स्टैंडर्ड मोड, के स्टैंडर्ड मोड के अंदर ऑपरेट कर रही है। अगर SCL का जो सिग्नल है वो 400 किलोहर्ट्ज़ का है तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे जो आपकी SCL डिवाइस है, जो सेंसर है और मास्टर है वो फास्ट मोड के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और हाई स्पीड मोड का मतलब है कि आपकी जो SCL की क्लॉक है वो 400 से किलोहर्ट्ज़ से लेकर
3.4 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज तक हो सकती है। तो एक जनरल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। ओके, तो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगर आप देखें तो I2C अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये मैंने अभी स्टार्ट में भी एक्सप्लेन की थी, उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। उसमें स्टार्ट कंडीशन आती है, उसमें स्लेव का एड्रेस आता है, रीड राइट आती है, एक्नॉलेज, फिर डाटा बाइट्स सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और फिर स्टॉप कंडीशन है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो I2C की जो बेसिक एक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। स्टार्ट कंडीशन जनरेट करना, फिर स्टॉप कंडीशन जनरेट करना। रीस्टार्ट कंडीशन का मतलब है अगर आप मल्टीपल बाइट्स ऑफ डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं या रिसीव करना चाह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रीस्टार्ट कंडीशन। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि राइट 8 बिट्स एंड चेक द एक्नॉलेज बिट, कि जो मास्टर अगर फर्ज करें वो 8 बिट्स को राइट कर रहा है तो फिर उसके बाद वो चेक करेगा क्या स्लेव ने उसको एक्नॉलेज किया या नहीं। इसी तरह रीड 8 बिट्स, और 8 बिट्स का अगर मास्टर जो है स्लेव से डाटा रिसीव कर रहा है, और उसके बाद असर्ट एंड एक्नॉलेज, उसके बाद क्योंकि मास्टर जो है डाटा रिसीव कर रहा है तो अब मास्टर बताएगा कि उसको डाटा रिसीव हो गया या नहीं हो गया, वो उसको एक्नॉलेज करेगा या उसको नॉट नेगेटिव एक्नॉलेज करेगा। तो अब नेक्स्ट जो है ये डिटेल्स आ रही है कि किस तरह हम जो ये स्टार्ट कंडीशन, रीस्टार्ट कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, ये कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम ये देखने लगे हैं कि ये जो डिफरेंट कंडीशंस जो हैं जो हमने I2C प्रोटोकॉल के अंदर हमने रिक्वायर्ड है, वो हम जब कंट्रोलर डेवलप करेंगे तो वो कैसे ये कंडीशंस जो हैं वो जनरेट करेगा। तो अब सबसे पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि जो मास्टर है वो SD सिग्नल जनरेट कर रहा है और मास्टर जो है वो SCL सिग्नल जनरेट कर रहा है। जो SCL सिग्नल है वो मास्टर से स्लेव की तरफ जाएगा हमेशा, जो SDA सिग्नल है ये बाई डायरेक्शनल है, ये किसी टाइम पर SD सिग्नल या SDA लाइन को मास्टर कंट्रोल कर रहा होगा और किसी टाइम पर जो SDA सिग्नल है उसको स्लेव कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब हमने क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशंस जनरेट करनी है तो इनको हम जो मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट मशीन, क्योंकि ये जो सारे कंडीशंस हैं ये हम जनरेट करेंगे यूजिंग स्टेट मशीन, तो स्टेट मशीन के अंदर हम ये सारे अपनी सिस्टम की स्टेट्स बना लेंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने स्टार्ट कंडीशन जनरेट करनी है तो स्टार्ट कंडीशन जनरेट करने का मतलब यह है कि इनिशियली आप एक स्टेट के अंदर होंगे जिसको आप आइडल स्टेट कह देंगे और वहाँ पर SDA को भी 1 कर देंगे, SCL को भी 1 कर देंगे तो वो आइडल स्टेट हो जाएगी। और फिर आप नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे आप उस स्टेट को फ़र्ज़ करें स्टार्ट 1 कह देंगे, स्टार्ट 1 के अंदर SCL को 1 ही रखेंगे और SDA को 0 कर देंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट 1 से नेक्स्ट स्टेट है स्टार्ट 2 पर जंप करेंगे, वहाँ पे SCL को भी 0 कर देंगे और SDA को भी 0 कर देंगे। तो अगर आप इन 3 स्टेट्स के अंदर अपनी स्टेट मशीन को मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने स्टार्ट कंडीशन अप्लाई कर दी, क्योंकि इन 3 स्टेट्स के अंदर मूव करने का मतलब ये है कि जो SDA लाइन वो 1 से 0 के अंदर चेंज हो रही है जब SCL हाई था, तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टार्ट कंडीशन। तो जब हम अपना कंट्रोलर डेवलप करेंगे तो कंट्रोलर के अंदर हम अपनी ये स्टेट्स बनाएंगे, तो ये हमारे सिस्टम की या कंट्रोलर की स्टेट्स होंगी। तो आइडल स्टेट के अंदर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और स्टार्ट 1 स्टेट के अंदर इसको हम 0 कर देंगे और इसको भी 1 कर देंगे, और स्टार्ट 2 स्टेट के अंदर कंट्रोलर की स्टार्ट 2 स्टेट के अंदर 0 और इसको भी हम 0 कर देंगे। तो अगर हम कंट्रोलर की 3 स्टेट्स में इस तरह मूव करते हैं स्टेट मशीन के अंदर तो इसका मतलब है कि बेसिकली हम स्टार्ट कंडीशन को जनरेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कंडीशन यही थी कि आपने जो है SCL को हाई रखना है और SD को चेंज करना है 1 से 0 के अंदर। तो ये काम हम जो जब स्टेट मशीन डेवलप करेंगे उसके अंदर ये काम करेंगे। तो ये काम अगर हम अपनी स्टेट मशीन को इस तरह मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि हम स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसके बाद स्टार्ट कंडीशन के बाद अगर आप स्टॉप कंडीशन की तरफ आएँ तो अज्यूम करें आपकी स्टेट मशीन के अंदर एक स्टेट होगी उसका नाम रख लें स्टॉप 1, एक स्टेट होगी उसका नाम रख लें स्टॉप 2 और एक स्टेट होगी उसका नाम रख दें आइडल। तो स्टॉप 1 के अंदर हम क्या करेंगे SCL को 1 कर देंगे और SDA को 0 कर देंगे, और स्टॉप 1 के बाद हम मूव करेंगे स्टेट स्टॉप 2 में, इसको 1 कर देंगे और इसको भी 1 कर देंगे, और 1 के बाद हम दोबारा से आइडल स्टेट के अंदर चले जाएंगे।
तो उससे क्या होगा कि अगर आप अपनी स्टेट मशीन को स्टॉप 1 स्टॉप 2 और आइडल के अंदर मूव करते हैं तो उससे बेसिकली हो क्या रहा है कि SCL सिग्नल हाई रह रहा है और आपका SD सिग्नल 0 से 1 के अंदर चेंज हो रहा है। जब SCL सिग्नल हाई रहेगा और SD सिग्नल 0 से 1 के अंदर चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे स्टॉप कंडीशन। तो हम स्टॉप कंडीशन इस तरह जनरेट करेंगे। इस तरह रीस्टार्ट कंडीशन है कि अगर आप मल्टीपल बाइट्स ऑफ डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं या रिसीव करना चाह रहे हैं तो रीस्टार्ट कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे कि एक फर्ज करें एक स्टेट का नाम लिखेंगे रीस्टार्ट, वहाँ पे SCL को भी 1 कर देंगे, इसको भी 1 करेंगे। तो ये 1 करने का मतलब बेसिकली ये है कि आप जो है आइडल स्टेट में जा रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि SCL भी 1 है और SD भी 1 है। जब SCL 1 होगा SDL 1 होगा तो ये आइडल कंडीशन है। उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये वाला स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे कि SCL सिग्नल आपने हाई रख दिया और इस हाई के दौरान आपने SD को मूव करना है 1 से 0 के अंदर। तो SD को जब आप 1 से 0 के अंदर मूव करेंगे तो इट मीन्स कि ये स्टार्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी रीस्टार्ट, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 ये आपको रीस्टार्ट कंडीशन देंगे। ओके, तो इसी तरह अगर अब ये तो स्पेसिफिक कंडीशन थी, स्टार्ट कंडीशन, रीस्टार्ट कंडीशन और स्टॉप कंडीशंस। इसी तरह जब आप डाटा स्लेव से रिसीव करेंगे या स्लेव को सेंड करेंगे तो हम SDA लाइन फर्ज करें ये जो एक बिट है 1 बिट की इंफॉर्मेशन या 1 क्लॉक साइकिल है, तो ये 1 बिट की इंफॉर्मेशन। तो SDA का जो 1 बिट का डाटा है हम उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे या 4 स्टेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो पहली जो स्टेट है उसको अज्यूम करें, जो डाटा स्टेट है उसको डाटा 1 कह दें, दूसरी को डाटा 2 कह दें, तीसरी को डाटा 3 और चौथी को डाटा 4। तो अब आपको जो ऊपर रिक्वायरमेंट थी कि जब SCL सिग्नल हाई होगा उस टाइम पर आप SD लाइन को चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डाटा 1 और डाटा, ये देखें यहाँ इस टाइम के अंदर आपका जो ये SDA सिग्नल है ये चेंज नहीं हो सकता, ये प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम करेंगे क्या कि जब आपने SDA सिग्नल को चेंज करना होगा तो आप या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि SDA सिग्नल को मास्टर अगर 0 करना चाह रहा है या 1 करना चाह रहा है तो वो या इस केस में डाटा 1 के अंदर करेगा या डाटा 4 के अंदर करेगा। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये हम स्टेट मशीन के अंदर देखेंगे। हम स्टेट मशीन के अंदर देखेंगे जब मास्टर ने कोई भी बिट सेंड करनी होगी स्लेव को तो वो इस टाइम के अंदर डाटा 1 फेज़ के अंदर या डाटा 1 स्टेट के अंदर वो वाली बिट जो है SD लाइन को सेंड कर देगा या SD लाइन के ऊपर अप्लाई करेगा। जब डाटा 1 फेज़ के अंदर जो मास्टर है वो SD लाइन के ऊपर डाटा भेजेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस रेंज के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा, या हम उसको इस टाइम पे चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अगर जो मास्टर है दोबारा से डाटा स्लेव को नेक्स्ट बिट भेजना चाह रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे दोबारा फिर यहाँ पे भेजेगा इस टाइम पे, या जब नेक्स्ट हमारा डाटा 1 स्टेट आएगी तो हर डाटा 1 स्टेट के ऊपर जो मास्टर है अपनी जो भी बिट स्लेव को सेंड करना चाह रहा है वो SD लाइन के ऊपर वो भेज देगा। तो ये इसकी हम जब स्टेट मशीन की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उस टाइम पर हम इसको देखेंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो वो दिखाऊंगा। इसी तरह अगर आपने मास्टर ने स्लेव से डाटा रिसीव करना है तो मास्टर स्लेव से डाटा कब रिसीव करेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि मास्टर स्लेव को डाटा भेजेगा डाटा 1 स्टेट के अंदर, और जो मास्टर है स्लेव से अगर उसने फर्स्ट के डाटा रिसीव कर रहा है तो डाटा रिसीव कब करेगा, तो वो डाटा 2 और डाटा 3 यहाँ पे डाटा रिसीव करेगा। बेसिकली जब SCL का जो क्लॉक सिग्नल है वो डाटा 2 और डाटा 3 के दरमियान में होगा तो उस टाइम पर जो मास्टर है वो स्लेव से डाटा रिसीव करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मास्टर विल रिसीव डाटा फ्रॉम स्लेव, और इस पॉइंट के ऊपर या जब डाटा 1 स्टेट चल रही होगी मास्टर विल
ट्रांसफ़र डाटा टू स्लेव। तो जब भी मास्टर ने डाटा स्लेव को सेंड करना होगा वो डाटा वन फेज़ के अंदर सेंड करेगा या डाटा वन SCL की डाटा वन स्टेट के ऊपर सेंड करेगा। और जब भी जो मास्टर है उसने स्लेव से डाटा रिसीव करना होगा तो वो जब SCL का डाटा 2 और डाटा 3 की स्टेट चल रही होगी इन दोनों के दरमियान में वो डाटा जो है वो रिसीव करेगा। तो और ये इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी ऊपर जो हमने मेंशन की थी कि जो SDA है वो चेंज नहीं हो सकता जब SCL हाई रहेगा। तो यहाँ पर SCL हाई है तो इस टाइम पर जो स्लेव है वो ऑटोमेटिकली डाटा कोड्स चेंज नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे उसको रीड कर रहे हैं। और जब मास्टर डाटा भेजेगा तो मास्टर को भी पता है कि जब SCL का हाई सिग्नल आ रहा है पार्ट आ रहा है तो मैं अब अपना डाटा चेंज नहीं कर सकता। तो इसके हाई आने से पहले डाटा वन स्टेट के ऊपर ही जो मास्टर है अपना जो भी उसने अप्लाई करना था SD लाइन पर वो अप्लाई कर देगा। तो जब हम कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंट्रोलर में आप देखेंगे तो हम ये दो कंडीशंस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद ये तो जस्ट फॉर वन बिट था। तो इसी तरह ये स्टेट्स दोबारा रिपीट होंगी फॉर नेक्स्ट बिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिट, फिर नेक्स्ट बिट। यही सारी जो स्टेट्स हैं ये दोबारा बार बार रिपीट होंगी जब तक आपका 8 बिट का डाटा ना या ट्रांसफ़र ना हो जाए या रिसीव ना हो जाए। और उसके बाद एक छोटी सी स्टेट के अंदर जाएंगे डाटा 4 एंड। डाटा 4 एंड का मतलब है डाटा एंड कि आपका जो 8 बिट का डाटा है वो ट्रांसफ़र हो गया। और ये नीचे भी लिखा हुआ है न्यू ट्रांसमिटिंग बिट शिफ्टेड आउट कि जब मास्टर ने नई कोई भी बिट भेजनी होगी वो इस टाइम पे भेजेगा और जब मास्टर ने कोई भी बिट रिसीव करनी होगी तो वो इस टाइम पर रिसीव करेगा। ओके, तो अब इसके बाद जो है मैं आपको जो Nexus A7 इसका मैनुअल इसकी तरफ ले चलता हूँ। इसमें हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा I2C के बारे में सर्च करें तो ये I2C की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि जो Nexus A7 है उसमें ये ADT7420 ये जो चिप है ये I2C कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए सेंसर के अंदर लगी हुई है। और इसका यहाँ पे जो एड्रेस है स्लेव एड्रेस 4B है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने रीड करना है डाटा रीड करना है तो आपने रीड राइट बिट में 1 भेजना है और अगर आपने डाटा राइट करना है तो आपने इसको 0 रखना है। और साथ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है टू रीड दी फ्रॉम रजिस्टर मस्ट राइट द डिज़ायर्ड एड्रेस ऑफ द देन सेंड एन ISK रीस्टार्ट कंडीशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इफ़ द मास्टर डज नॉट जनरेट रीस्टार्ट कंडीशन द वैल्यू रिटर्न विल बी 00। ओके, ये इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने अगर किसी एड्रेस से डाटा रीड करना है तो पहले आपने उसका एड्रेस भेजना है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि जो स्लेव है जो सेंसर टेम्परेचर सेंसर जो I2C कम्युनिकेशन कर रहा है उसका जो एड्रेस है वो 4B है। और अगर आपने उसके साथ उसको रीड करना है तो 1 रीड राइट बिट को 1 करना है और अगर राइट करना है तो उसकी जो 0 है उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि जो टेम्परेचर है वो 2 रजिस्टर्स के अंदर आएगा, एक T हाई या TMS भी इसको कह लें और एक T लो। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है when ADTC is powered up it is in a mode that can be used as simple temperature sensor without any initial configuration। तो कह रहे हैं जैसे ही आप इसको पावर अप करेंगे इस सेंसर को या बोर्ड को पावर ऑन करेंगे तो ये सेंसर रेडी है उसी टाइम पर आप इसको टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी इनिशियल कन्फिग्रेशन। तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा, सेंसर एज ए वर्किंग करेगा टेम्परेचर सेंसर के तौर पर। और कह रहे हैं कि आपका जो 2 बाइट का डाटा आएगा द फर्स्ट बाइट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, सबसे पहली बाइट जो आएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी। उसके बाद जो LSB बाइट ऑफ द डाटा होगी और ये डाटा आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट के अंदर गिवन होगा। और
इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.0625 है। बेसिकली 0.0625 इसकी रेजोल्यूशन है, जिसका मतलब है कि मिनिमम जो टेम्परेचर के अंदर चेंज ये मेजर कर सकता है वो 0.0625 है। ओके, तो ये एक क्विक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके डाटा शीट के ऊपर गिवन है। तो ये मैंने इस सेंसर की जो एक्चुअल डाटा शीट है ये मैंने डाउनलोड की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी बहुत सारे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कंट्रोलर डेवलप करने के लिए वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो सेंसर है इसको हम 13 बिट मोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर 13 बिट मोड के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी रेजोल्यूशन है 0.0625। और अगर हम इसकी ये एक रजिस्टर लिखा हुआ है जिसका एड्रेस गिवन है उसके बिट नंबर 7 को 1 कर दें तो फिर ये इसकी आउटपुट आएगी 16 बिट्स के अंदर और उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी 0.078 सेंटीग्रेड। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 0.0625 है। तो हम इसको 0.0625 रेजोल्यूशन के साथ ही इसको प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी रीडिंग ए डाटा, कि अगर आपने इससे डाटा रीड करना है तो कैसे रीड करना है। अब ये इसकी टाइमिंग डायग्राम गिवन है, ये वाला रीडिंग डाटा फ्रॉम द टेम्परेचर वैल्यू रजिस्टर। तो अगर आपने इस सेंसर से टेम्परेचर डाटा रीड करना है तो वो कैसे करना है, उसकी डायग्राम क्या है। तो ये इस पूरी डाटा शीट की जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। ये बता रही है कि हम इस सेंसर के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें ये ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपने स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। स्टार्ट कंडीशन का मतलब है SCL हाई है, SCL हाई है और SDA को 1 से 0 के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट कंडीशन है। स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो एड्रेस भेजेंगे जो 4B था, जो बेसिकली ये 4B है, ये देखें 100 ये 4 है और आगे 10 और ये A1 A0 ये B का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे है। और उसके बाद रीड राइट की इन्फॉर्मेशन है कि आपने सेंसर से डाटा रीड करना है या राइट करना है। क्योंकि अब ये सेंसर है, इससे हमने डाटा रीड करना है डाटा, क्योंकि टेम्परेचर है, ये हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो हमने इसको डाटा इससे रीड करना है। तो जब रीड करेंगे तो इसको हम 1 कर देंगे। उसके बाद जब आप इसको 1 करेंगे तो एक्नॉलेज बाय ADT 7420, तो जो मास्टर है उसने स्टार्ट कंडीशन सेंड की, 4B का एड्रेस भेजा, रीड राइट को 1 किया। उसके बाद जो स्लेव है, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये 0 का सिग्नल देगा। 0 सिग्नल का मतलब ये है कि स्लेव एक्नॉलेज करेगा कि आपकी स्टार्ट कंडीशन, मास्टर की स्टार्ट कंडीशन, उसका मास्टर ने जो एड्रेस भेजा और जो रीड राइट की इन्फॉर्मेशन भेजी वो उसको मिल गई है। उसके बाद बता रहे हैं अगर आपने इस टेम्परेचर सेंसर के किसी इंटरनल रजिस्टर को एक्सेस करना है तो उस रजिस्टर का एड्रेस भेजेंगे। अब ये रजिस्टर एड्रेस है। उसके बाद जो ये स्लेव है दोबारा उसको एक्नॉलेज करेगा और सो ऑन एंड ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जनरल है, ये जनरल है। जनरल से मुराद है कि अगर आप ये इस सेंसर के साथ कम्युनिकेट करने का जनरल प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है। अब ये जो नीचे टाइमिंग डायग्राम गिवन है ये वाली, ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक डायग्राम है कि अगर आपने इससे जो टेम्परेचर का डाटा है वो लेना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। स्टार्ट कंडीशन क्या है कि आपका SCL सिग्नल हाई है तो SD आपका 0 से 1 के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये स्टार्ट कंडीशन है। स्टार्ट कह लें या इसको रीस्टार्ट कह लें, एक ही बात है। तो इनिशियली हमने स्टार्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके बाद हमने 04B का एड्रेस भेजना है। 04B का एड्रेस भेजना है। जब एड्रेस भेजेंगे, क्योंकि अब हमने इससे सेंसर का डाटा लेना है तो हम इसको रीड करना चाह रहे हैं, तो रीड राइट बिट को हम 1 करेंगे।
और उसके बाद जो स्लेव है मैं एक्नॉलेज करेगा तो स्लेव बेसिकली यहाँ पे 0 सेंड करेगा। अब ऊपर डाटा शीट के अंदर गिवन था कि जैसे ही आपने इसको पावर ऑन कर दिया, इसको एड्रेस भेज दिया, इसने एक्नॉलेज कर दिया, तो उसके फ़ौरन बाद ये आपको टेम्परेचर देने के लिए रेडी है विदाउट डूइंग एनी इनिशियल सेटिंग्स। इसका मतलब है उसके बाद जो ये हमें आएगा D7 D6, अब ये स्लेव हमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा, ये टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर वैल्यू है उसका MSB डाटा होगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास 16 बिट के अंदर आ रहा होगा और उस 16 बिट में जो अपर 8 बिट्स हैं या अपर बाइट है वो डाटा यहाँ पर आएगा। अब हम जैसे ही जो हमने स्टार्ट कंडीशन भेजी, एड्रेस भेजा, रीड राइट भेजा, मास्टर स्लेव ने उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो स्लेव फ़ौरन से हमें सीरियली जो डाटा है वो टेम्परेचर का MSB बाइट का डाटा भेजना स्टार्ट कर देगा। तो अब मास्टर क्या करेगा, जब ये 8 बिट का डाटा मास्टर रिसीव करेगा, मास्टर उसके बाद एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने के बाद ये है कि का मीनिंग ये है कि मास्टर 0 अप्लाई करेगा SD लाइन के ऊपर, और उसके बाद जब मास्टर एक्नॉलेज करेगा तो उसके बाद हम जो है जो सेंसर है वो दोबारा से हमें LSB जो डाटा है वो भेजेगा। जब LSB डाटा भेजेगा तो अब LSB बाइट भी आ गई, तो अब हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि इसके बाद तो हमारा डाटा ही 2 बाइट का है, तो अब जो मास्टर है वो नॉट एक्नॉलेज कर देगा। नॉट एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि मास्टर 1 करेगा। तो 1 करने का मतलब ये है कि मास्टर जो है सेंसर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने 2 बाइट्स ऑफ डाटा आपसे रिसीव कर लिया है, अब मुझे एक्स्ट्रा कोई भी डाटा आपसे नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो है चाहे आपसे रीस्टार्ट कंडीशन लगा दें, दोबारा यहाँ से इधर मूव कर जाए नया डाटा लेने के लिए, या आपने अगर टर्मिनेट करना है तो स्टॉप कंडीशन अप्लाई कर दें। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली सेंसर से डाटा लेना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा में डाटा लिया, फिर आप दोबारा से रीस्टार्ट यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसको एड्रेस भेजेंगे, फिर उसको एक्नॉलेज करेगा सेंसर, फिर वो एक नया टेम्परेचर देगा एंड सो ऑन। ये स्टेप्स बार बार रिपीट करते रहेंगे। अगर आप किसी टाइम पर उससे कम्युनिकेशन टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप स्टॉप कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये जो सारी टाइमिंग डायग्राम है ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने स्टेट मशीन बनाई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन मैंने जो है ये स्लो क्लॉक यूज़ की है। जब मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ तो मैं FPG क्लॉक 200 किलोहर्ट्ज़ ले रहा हूँ, और एक्चुअल में मेरे पास जो FPG की क्लॉक है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ है। जब मैं कोड जनरेट करूँगा तो मैं ये वाली क्लॉक सिग्नल फ्रीक्वेंसी यूज़ करूँगा, और जब मैं सिमुलेशन करूँगा तो मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे अभी मैं अज्यूम कर लेंगे ये वाली मेरी FPG की फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये डाटा 1 का कितने टाइम तक इस स्टेट के अंदर हमने रहना है, या ये कितना टाइम है। इसी तरह जो ये डाटा 2 है ये स्टेट कितने टाइम तक रहेगी, और ये डाटा 3 ये कितने तक रहेगा, और ये कितने तक रहेगा स्टेट, इसकी टाइमिंग क्या है। तो अगर आप देखें डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4 ये सारे मिलकर एक क्लॉक साइकिल बना रहे हैं SCL का। और SCL क्या है, I2C के अंदर जो SCL क्लॉक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उसका फॉर्मूला ये है कि आपकी जो FPG की क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पे ये FI2C ये आपकी रिक्वायर्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, मैंने 10 किलोहर्ट्ज़ रखी हुई है। इट मीन्स कि मैं जो SCL का सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ वो 10 किलोहर्ट्ज़। अगर आपको ये वाला जो सिग्नल है SCL का, ये 10 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल चाहिए, तो ये उसका 4th पार्ट है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके FPG ये रिक्वायर्ड आपकी FPG की कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, आपको यहाँ पर ये आपकी रिक्वायर्ड SCL की जो फ्रीक्वेंसी है डाटा शीट के ऊपर मेंशन है कि आप जो I2C का टेम्परेचर सेंसर है Nexus A7 पे, उसको अप टू 400 किलोवाट्स तक ऑपरेट कर सकते हैं SCL क्लॉक के ऊपर।
तो मैंने वो 10 किलोवाट्स रखा हुआ है। तो 10 किलोवाट्स के अंदर जो इसका फोर्थ पार्ट है ये वाला, कि ये वाली स्टेट कितने टाइम तक एक्टिव रहेगी, ये वाली डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, तो ये SCL का फोर्थ पार्ट है। तो वो उसको ये मैंने लिखा है FPGA की क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई FI2C और उसको 4 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आ रहा है K1 5 है, K2 10 है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाटा 1 की स्टेट है ये 5 सिस्टम क्लॉक साइकिल्स तक वैलिड रहेगी। अगर आपके FPGA की जो क्लॉक है वो 5 टाइम टिक करेगी तो इट मीन्स आपका डाटा 1 स्टेट के अंदर रहेंगे, और 5 टिक्स के बाद आप डाटा 1 से डाटा 2 के अंदर चले जाएंगे। इस तरह ये भी जो स्टेट है ये वैलिड है फॉर 5 टिक्स। ये डाटा 3 की स्टेट्स भी जो वैलिड है फॉर 5 टिक्स, और डाटा 4 की भी जो स्टेट है ये भी वैलिड है फॉर 5 टिक्स। इसी तरह ये जो स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 ये उससे डबल है, ये डाटा 1 का जितना टाइम है उससे डबल है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 ये मिलकर एक SCL का क्लॉक साइकिल बना रहे हैं, और यहाँ पे डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4 ये 4 स्टेट्स मिलकर SCL का एक क्लॉक साइकिल बना रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो टाइम है ये इस टाइम से हाफ है। अगर फर्ज करें ये 10 माइक्रोसेकंड का स्टार्ट 1 तो ये आपकी 5 माइक्रोसेकंड की बनेगी। तो ये मैंने 2 कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए कि जो काउंटर के तौर पर हम यूज़ करेंगे कि डाटा 1 स्टेट के अंदर हम कितना टाइम तक रुकेंगे, वो हम इस कॉन्स्टेंट्स की मदद से चेक करेंगे। K1 क्वार्टर SCL साइकिल टिक और K2 क्या है, हाफ साइकिल, हाफ SCL साइकिल टिक है। तो अगर मैं अब आपको अपनी स्टेट मशीन दिखाऊं तो मैंने इसके 2 डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए हैं। सबसे जो पहला डिज़ाइन है मैंने यहाँ पर जो है उसको इस एग्जैक्टली इस टाइमिंग डायग्राम को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये स्लेव का एड्रेस था 4B, स्लेव का एड्रेस यहाँ पे 4B है, और क्योंकि हमने राइट करना है तो रीड राइट बिट को मैंने 1 कर दिया, और इस रीड राइट बिट को भी मैंने स्लेव के एड्रेस के अंदर ही शामिल कर दिया। तो 4B के अंदर अगर आप 1 को शामिल करें तो ये 8 बिट का डाटा बन जाता है, क्योंकि 7 बिट का डाटा ये है और 1 बिट का डाटा ये है। तो सेंसर का एड्रेस प्लस रीड ये हमारे पास अब 8 बिट का एड्रेस है। तो अगर आप इस 8 बिट के एड्रेस को चेक करें तो मैंने जो स्लेव का एड्रेस है ये 7 बिट का था, उसमें रीड राइट बिट को ऐड कर दिया। तो अब ये मेरे पास जो है वैल्यू क्या बन रही है, ये डेसिमल के अंदर वैल्यू बन रही है 151, और इसको अगर आप हेक्साडेसिमल के अंदर देखें तो ये 97 बनता है। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया कि स्लेव एड्रेस के अंदर ही, क्योंकि मास्टर ने ये एड्रेस भी भेजना है स्लेव एड्रेस, और मास्टर ने रीड राइट बिट को भी भेजना है। ये 7 बिट का डाटा था, ये 1 बिट का डाटा था, इन दोनों को कंबाइन करके 8 बिट का डाटा बना दिया। अब उस 8 बिट डाटा के अंदर एड्रेस भी शामिल है और रीड राइट बिट की इन्फॉर्मेशन भी शामिल है, और डेसिमल के अंदर वो वैल्यू कितनी बनती है 151, और हेक्साडेसिमल के अंदर ये वैल्यू बनेगी 97। तो यहाँ पे देखें अब मैंने बेसिकली ये जो कंट्रोलर डेवलप किया है ये एग्जैक्टली इस टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग है, इस टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें अब इसी टाइमिंग डायग्राम को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस कंट्रोलर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम आइडल स्टेट के अंदर हैं। आइडल के अंदर जाने का मतलब ये है, ओके यहाँ पे इनिशियली हम यहाँ पे जब इनिशियली हम अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने लगे तो इसका मतलब है कि SDA को भी 1 करेंगे, SCL को भी 1 करेंगे इनिशियल। तो ये देखें SCL को भी 1 कर दिया, SDA को भी 1 कर दिया, और ये एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं रेडी कि अभी हमारा जो कंट्रोलर है ये रेडी नहीं है, और डन सिग्नल जो है कि अभी हमारी डन सिग्नल कि जब हमने कंट्रोलर से डाटा कंट्रोलर ने या मास्टर ने स्लेव से डाटा रिसीव कर लिया या नहीं किया। तो इस रेडी को बेसिकली मैं 1 कर रहा हूँ। 1 करने का पर्पज़ यह है कि जब हम आइडल स्टेट के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब जो है हम वो कंट्रोलर जो है वो रेडी है। उसके बाद है आइडल स्टेट। अभी आइडल स्टेट कितनी टाइम तक हमने मेंटेन करनी है, K2 टिक तक। K2 का मतलब यह है कि इसको हाफ साइकिल तक, ये हाफ साइकिल है
ये भी हाफ साइकिल का टाइम है और ये भी हाफ साइकिल का टाइम है। और जो डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4 ये क्वार्टर साइकिल का टाइम है। तो आइडल 1, आइडल स्टेट, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 ये सारी हाफ साइकिल स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे ये देखें आफ्टर K2 टिक, K2 कितनी वैल्यू है हमारी यहाँ पे, ये मैंने क्योंकि सिमुलेशन करनी है। तो K2 की वैल्यू K1 5 है, K2 10 है। इसका मतलब ये है कि FPGA की 10 क्लॉक साइकिल्स तक मैं इसी एस आइडल स्टेट के अंदर रहूँगा, और जब FPGA की 10 क्लॉक साइकिल गुजर जाएंगे तो मैं एस आइडल से मूव कर जाऊँगा स्टार्ट 1 के ऊपर। और स्टार्ट 1 स्टेट के ऊपर आप देखें यहाँ पे SCL को 1 करना है, SDA को 0 करना है। तो ये देखें SCL को 1 कर दिया और SDA को 0 कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डिफरेंट नोटेशन आपको नज़र आ रही है, ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है, साथ ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसको करने से ऑटोमेटिकली मैटलैब क्या करता है, जो वैल्यू है उसको ऑटोमेटिकली लॉजिकल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब एक्चुअल में ये 1 डबल लिखा हुआ है, इसको मैंने न्यूमेरिक टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, फिक्स पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। जब आप ये ब्रैकेट के साथ ये कॉलन लगाते हैं तो मैटलैब, ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है, मैटलैब इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली लॉजिकल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो एस आइडल स्टेट पे हम K2 टिक तक रहेंगे, फिर एस स्टार्ट 1 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। स्टार्ट 1 के ऊपर भी जाके जो है हम 1-0 अप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये देखें हमने इसी को फॉलो करना है। स्टार्ट 2 स्टेट के ऊपर हम क्या करेंगे, SCL को भी 0 कर देंगे, SDA को भी 0 कर देंगे। तो ये देखें स्टार्ट 2 स्टेट में SCL को भी 0 कर दिया, SDA को भी 0 कर दिया। और बिट काउंट एक इंटरनल वेरिएबल बना लिया कि हमने कितने बिट्स ऑफ डाटा को अब ट्रांसफ़र करना है, वो 8 है, ये हमारा इंटरनल काउंटर है। और एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम स्लेव एड्रेस प्लस रीड राइट इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। तो वो ये है स्लेव एड्रेस, सेंसर एड्रेस प्लस रीड राइट, ये वाले। तो ये कॉन्स्टेंट मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखिए स्लेव एड्रेस, ये इसकी इनपुट बनाई हुई है। ये देखिए 151 वैल्यू इसकी इनपुट पे जा रही है, और ये वाली इनपुट हम एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। और ये अब क्योंकि 8 बिट्स हैं तो हम एक काउंटर बना रहे हैं 8 बिट का। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि एक एक बिट करके ये स्लेव एड्रेस प्लस रीड राइट की जो बिट है इसको सेंसर की तरफ सेंड करना है, और MSB पहले भेजनी है। तो यहाँ पे देखें ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम अपना डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट करने लगे हैं मास्टर से स्लेव की तरफ। तो अब ये देखें SA1, इसको आप इस डाटा 1 को SA1 समझ लें, ये SA2 है, ये SA3 है, ये SA4 है, स्लेव एड्रेस के नाम से, SA फॉर स्लेव एड्रेस। तो SCL को आपने 0 करना है। ये देखें अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो हमने कोई भी जो बिट है उसको 4 पार्ट्स के अंदर या 4 स्टेट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है। फर्स्ट स्टेट के ऊपर SCL को 0 करना है, सेकंड स्टेट पे 1 करना है, थर्ड पे भी 1 करना है, फोर्थ पे 0 कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे हमने SDA के ऊपर डाटा लोड करना है। तो ये देखें SCL को 0 किया, बिट गेट का फंक्शन लगाया, टेम्प वेरिएबल जो ऊपर हमने 8 बिट का सेव किया था, बिट काउंट की इनिशियल वैल्यू 8 है। तो 8 का मतलब है टेम्प की जो MSB है 8th पोजीशन पे, वो बिट गेट का फंक्शन वो बिट लेगा, उसको SDA के ऊपर सेंड कर देगा। और ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया हुआ SDA डायरेक्शन के नाम से, इसको मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हम जस्ट SCL और SDA के ऊपर फोकस करें। तो टेम्प जो आपका जिसमें स्लेव एड्रेस आ रहा है, रीड राइट आ रहा है, उसमें 8 बिट का डाटा टेम्प के अंदर जा रहा है, और टेम्प की MSB बिट लेके हम SDA के ऊपर सेंड कर रहे हैं। और इस स्टेट में हम कब तक रहेंगे, कितने टिक, K1 टिक तक। तो यहाँ पे देखें K1 टिक के बाद हम SA2 स्टेट पे चले जाएंगे, और SA2 स्टेट के ऊपर हम जाके बिट के अंदर जो अपना काउंटर था उसमें 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे और SCL को 1 कर देंगे। ये देखिए SCL को 1 कर दिया,
और अपने काउंटर, क्योंकि हमने एक बिट जो है वो एस टी के ऊपर सेंड कर दिया, अपना काउंटर वेरिएबल 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद SA2 से SA3 की तरफ जाएंगे। हर स्टेट के ऊपर हम K1 टाइम तक रहेंगे। तो उसके बाद SCL को डाटा 3 पे भी 1 करना है। तो ये देखें, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये 1 कर दिया। और 1 से हम इधर जाएंगे S4 डाटा 4 स्टेट पे। तो डाटा 4 पे हमने SCL को 0 करना है यहाँ पे, तो SCL को 0 कर दिया। और हर स्टेट पे हम K1 टिक तक रह रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि हम ऊपर अपनी बिट काउंट को 0 कर चुके, 1 से डिक्रीमेंट कर चुके हैं, अब हम चेक कर रहे हैं क्या अगर बिट काउंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि अभी हमारी 8 जो बिट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, अभी वो रहती हैं। तो हम यहाँ से दोबारा से जंप कर जाएंगे इधर। फिर क्योंकि ये काउंटर जो या इंडेक्स वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल आप इसको कह लें, वो डिक्रीमेंट हो चुका है। पहले 8 बिट STA पे गई थी, 8 पोजीशन पे जो बिट थी, अब 7th वाली बिट जाएगी STA के ऊपर। फिर ये चारों स्टेट्स रिपीट होंगी। करते करते जब आपका 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उस टाइम पर आपका जो ये बिट वेरिएबल है ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ये 0 होगा, तो हम वापस इस स्टेट के ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब हम यहाँ से जंप करेंगे, क्योंकि अब हमारा 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र हो गया। तो अब जो स्लेव है वो एक्नॉलेज करेगा। ये देखें, इसका मतलब हमने ये 8 बिट का डाटा जो है इस सारे हमने स्टार्ट कंडीशन भी भेज दी, हमने ये 8 बिट का डाटा भी भेज दिया, और हम 7 बिट का एड्रेस भी भेज दिया, और रीड राइट को भी भेज दिया। अब यहाँ पर जो स्लेव है वो एक्नॉलेज करेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, रिसीव एक्नॉलेज 1। अब हमने जब एक्नॉलेज को 1 रिसीव करना है तो उसको 4 स्टेट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो ये देखें, हम ये 4 स्टेट्स दोबारा रिपीट करेंगे, 0 1 1 0। SCL की जो क्लॉक है वो 4 स्टेट्स के अंदर जनरेट हो रही है। तो ये देखें, रिसीव एक्नॉलेज SCL को 0, रिसीव एक्नॉलेज 2 1 कर दिया, 3 पे भी 1 कर दिया। अब 3 में जब डाटा 2 से डाटा 3 की तरफ हमने जंप किया तो जो SDA इन है कि जो स्लेव डाटा में सेंड कर रहा है वो SDA इन पे आ रहा है, उसको हम एक्नॉलेज एक इंटरनल वेरिएबल बनाया, वहाँ पे सेव कर दिया। और बिट काउंट को नेक्स्ट जो टेम्परेचर का डाटा रिसीव करने के लिए 8 से इनिशियलाइज करवा दिया। और रिसीव एक्नॉलेज 4 पे हम चले गए, वहाँ पे 0 कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, SCL यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो अगर आप नोट करें तो अब हमने जब डाटा 2 से डाटा 3 के अंदर जंप किया, यहाँ पे हमने अपनी न्यू बिट जो है वो रिसीव की और उसको यहाँ पे एक्नॉलेज के अंदर सेव कर दिया। और टेम्परेचर का डाटा रिसीव करने के लिए हमने काउंटर वेरिएबल को 8 से इनिशियलाइज करवा दिया। तो अगर आप यहाँ से रिसीव एक्नॉलेज 1 से एक्नॉलेज 4 तक जाते हैं तो इट मीन्स कि आपने 8 बिट का जो 1 बिट की एक्नॉलेज है वो सेंसर से रिसीव कर ली। अच्छा, अब इसके बाद हमने सेंसर से डाटा रिसीव करना है। अब बेसिकली हम टाइमिंग डायग्राम्स के हिसाब से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमने सेंसर से डाटा रिसीव करना है। पहले MSB डाटा लेना है, फिर उसके बाद LSB डाटा लेना है। तो अब ये 1 बिट है, तो 1 बिट को हमने 4 स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4। ये 1 बिट की इंफॉर्मेशन है, ये वाली ये 1 बिट है। अज्यूम कर लेंगे ये फर्स्ट करेंगे डाटा D7 है, ये एक D7 है, इसके बाद ये D6 है। तो हर जो बिट है वो आपने SCL की 4 स्टेट्स के अंदर हमने रिसीव करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे D7 है, इधर ये D7 को हमने 4 SCL की क्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर ये देखें डाटा 1A बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट 1A, फिर डाटा 2A, फिर डाटा 3A, फिर डाटा 4A। तो यहाँ पे देखें SCL को 0 कर दिया, उसके बाद SCL को 1 कर दिया, फिर SCL को 1 किया। अब यहाँ पे देखें जो हमारा जो सेंसर में डाटा देगा वो SDA इन के ऊपर आ रहा है, और उसको हम एक आउटपुट रजिस्टर बना लिया D आउट,
और उसकी MSB से उस पर सेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो SDA इन पर डाटा आ रहा है, काउंटर के ये इंडेक्स वेरिएबल है, तो डी इनिशियल वैल्यू 8 है, तो डी आउट जो रजिस्टर है उसकी 8th पोजीशन पे या उसकी MSB पोजीशन पे SDA इनको रख दें। ये लाइन बेसिकली सिर्फ इतना कर रही है, और जो डी आउट है उसकी अपडेटेड वैल्यू डी आउट के अंदर सेव कर दें। तो ये सारी लाइन बेसिकली ये कर रही है कि SDA इनपुट पर जो डाटा आ रहा है उसको बिट काउंट का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पर डी आउट के रजिस्टर में वो इनपुट कर रही है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम जो सेंसर से डाटा कब ले रहे हैं, जब हम डाटा 2 से डाटा 3 स्टेट के ऊपर आ रहे हैं। तो ये देखें, डाटा 2 से डाटा 3 स्टेट के ऊपर हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके बाद डाटा 3 स्टेट पे हमने SCL को 1 कर दिया, 4 पे 0 कर दिया और काउंटर वेरिएबल को डिक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ से हम दोबारा जाएंगे इस स्टेट के ऊपर, और जब तक अब ये काउंटर वेरिएबल इनिशियली हमने जो है वो 8 से इनिशियलाइज़ करवाया था, क्योंकि हमने 8 बिट ऑफ डाटा रिसीव करना है। तो ये काउंटर वेरिएबल हमारा यहाँ पे चलता रहेगा जब तक काउंटर वेरिएबल 0 से ग्रेटर रहेगा। हम SDA इन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और डी आउट के अंदर सेव कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से जो ये डाटा है, जैसे ये बिट काउंट का वेरिएबल 0 से ग्रेटर है, तो इट मीन अभी डाटा 8 बिट का रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से हम जो है वो, अब क्योंकि मास्टर जो है वो डाटा रिसीव कर रहा है तो मास्टर ने अब एक्नॉलेज सिग्नल भेजना है, तो ये मास्टर यहाँ पे एक्नॉलेज सिग्नल भेजेगा नेक्स्ट 4 स्टेट्स के ऊपर। उसके बाद अब यहाँ पे ये टेम्परेचर का डाटा आ गया, टेम्परेचर का MSB का जो है वो डाटा आ गया। तो यहाँ पे देखें, ये डी आउट रजिस्टर के अंदर 8 बिट का डाटा आ चुका है, उसको हम टेम्परेचर के MSB के अंदर भेज रहे हैं, और उसके बाद जो मास्टर है वो एक्नॉलेज सिग्नल भेजेगा। तो एक्नॉलेज भेजने का मतलब ये है कि जो मास्टर है वो SD लाइन को 0 कर देगा। यहाँ पे मास्टर एक्नॉलेज कर रहा है कि आपने जो 8 बिट का डाटा ये भेजा है वो हमें रिसीव हो गया। उसके बाद ये एक्नॉलेज की स्टेटमेंट फर्दर SCL की 4 स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। उसके बाद आपने LSB टेम्परेचर का जो LSB डाटा है उसको रिसीव करना है, तो वो भी काउंटर को 8 से इनिशियलाइज़ करवा दिया, डी आउट को फिर से 0 कर दिया, डाटा 1B डाटा 2B SCL को 0 फिर 1 फिर 1 फिर एक एक बिट करके हम डी आउट के अंदर रिसीव करेंगे और काउंटर के वेरिएबल चेक करते रहेंगे, और जैसे ही काउंटर के जो वेरिएबल है 0 हो जाएगा, इट मीन हमारे पास LSB की टेम्परेचर जो है बाइट वो भी रिसीव होगी। तो यहाँ पे देखें डी आउट, अब जो डी आउट रजिस्टर है उसके अंदर LSB आ गई, उसको हम LSB के अंदर सेव कर देंगे LSB टेम्परेचर के अंदर। अब यहाँ पे जो MSB टेम्परेचर है उसको फिक्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और LSB को भी फिक्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब ये दोनों को कंबाइन करके 16 बिट का डाटा यहाँ पे आ रहा है T12 के अंदर, और उसमें क्योंकि इनिशियली जो 13 बिट मोड के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं वो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है टेम्परेचर का डाटा वो बिट नंबर 4 से लेकर बिट नंबर 16 तक है। तो इसका मतलब है बिट नंबर 4 से लेकर बिट नंबर 16 तक बाय रिमूविंग द फर्स्ट 3 बिट्स जो है वो एक्चुअल डाटा हम ले रहे हैं, उसको हम टेम्परेचर डाटा के ऊपर भेज रहे हैं। तो अब हम अगर मैं इस डाटा शीट के हिसाब से बात करूं तो हमने MSB टेम्परेचर भी रिसीव कर लिया, एक्नॉलेज भी भेज दिया, LSB भी भेज दिया। तो अब लास्ट पे हमने नो एक्नॉलेज करना है। नो एक्नॉलेज का मतलब यह है कि जो अब मास्टर है SD लाइन को 1 कर देगा आफ्टर रिसीविंग द 8 बिट। जब मास्टर एक्नॉलेज करने की बारी आएगी तो मास्टर SD लाइन को अगर 1 करेगा तो 1 करने का मतलब ये होगा कि मास्टर अब कह रहा है कि मुझे बाप से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे देखें SD लाइन को नैक लिखा नॉट एक्नॉलेज। लास्ट पे मैनुअल के हिसाब से जब आपने और डाटा रिसीव नहीं करना, लास्ट बाइट रिसीव कर रही है तो SD मास्टर जो है वो 1 करेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। आगे भी उसी तरह ये 0 1 1 SCL और फिर ये 0। तो हमने ये SCL का बेसिकली जो SCL का एक क्लॉक साइकिल है वो 4 स्टेट्स के अंदर जनरेट हुआ है।
ये 4 स्टेट्स, इसको अगर मैं लिखूँ 4 states are used to generate one SCL साइकिल। और फर्स्ट डाटा 1 वाली जो स्टेट्स हैं उसमें SCL 0 है, दरम्यान वाली 2 स्टेट में SCL 1 है और लास्ट वाली पे फिर 0 है, और ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और उसके बाद जब हमने नॉट एक्नॉलेज का सिग्नल उसको भेज दिया और फिर मैंने उसके बाद SDN ये डन सिग्नल को 1 कर दिया। डन को 1 करने का मतलब है कि हमने टेम्परेचर MSB डाटा भी रिसीव कर लिया और टेम्परेचर का LSB डाटा भी रिसीव कर लिया, और यहाँ से फिर हम दोबारा इनिशियल स्टेट के ऊपर जंप कर गए, दोबारा आइडल स्टेट में दोबारा 1 1, दोबारा ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो ये सारा सिस्टम मैंने इसका कोड भी जनरेट कर लिया है और इसको चेक भी किया, ये फंक्शनल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैंने अभी यहाँ तक एक्सप्लेन नहीं की, वो है जी ये SDA डायरेक्शन लाइन। यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे ये SDA डायरेक्शन लाइन, तो ये कैसे मैंने आउटपुट बनाया है SDA डायरेक्शन। अगर किसी टाइम पर जो मास्टर स्लेव के ऊपर डाटा सेंड कर रहा है, मास्टर डाटा भेज रहा है स्लेव को, तो उस टाइम पर ये इसको मैंने 1 कर दिया SDA डायरेक्शन। ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि किसी भी टाइम के ऊपर SDA लाइन को कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर मास्टर कंट्रोल कर रहा है तो उस टाइम पे मैंने SDA डायरेक्शन को 1 किया है, और अगर किसी टाइम पर जो स्लेव है की तरफ से डाटा आ रहा है मास्टर की तरफ, इट मीन्स कि उस टाइम पर SDA लाइन को स्लेव कंट्रोल कर रहा है, तो उस टाइम पे मैंने 0 कर दिया है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट कहीं इसी स्टेट में चेक कर लें, रिसीव एक्नॉलेज। जब आपने स्लेव से एक्नॉलेज को रिसीव करना है तो इट मीन्स अब जो स्लेव है वो SDA लाइन को ड्राइव करेगा, तो मैंने इसको 0 कर दिया। अब 0 ये बेसिकली जस्ट एक एडिशनल एक आउटपुट बनाई है जो हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि किसी भी टाइम के ऊपर जो SDA लाइन है उसका कंट्रोल किसके पास है। अगर मास्टर उस लाइन को कंट्रोल कर रहा है तो उस टाइम पर SDA डायरेक्शन सिग्नल 1 होगा। अगर स्लेव का कंट्रोल कर रहा है उस टाइम पर SDA लाइन को, तो ये सिग्नल मैंने 0 कर दिया। तो ये इस वजह से यहाँ पर ये एक SDA डायरेक्शन का जो सिग्नल है वो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब सिमुलेट करूँ, यहाँ पे ये देखें, तो ये इसके सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं। अब इसको स्टेट बाय स्टेट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ये बेसिकली एग्जैक्टली सिर्फ यही जो है ये टाइमिंग डायग्राम है, इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे आइडल स्टेट के ऊपर SDA भी 1 है, SCL भी 1 है, इसका मतलब आइडल है, अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं जी, आफ्टर वेटिंग द 5 हाफ क्वार्टर साइकिल, हाफ साइकिल ऑफ द SCL, हम एस आइडल स्टेट के अंदर रहे हैं, और यहाँ से हम इधर चलेंगे स्टार्ट 1 के ऊपर। और स्टार्ट 1 के ऊपर आप देख लें मैंने SDA 0 कर दिया और SCL को 1 कर दिया। स्टार्ट 2 के ऊपर हमने क्या किया कि जो SCL है ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली हमने स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर ली। स्टार्ट कंडीशन क्या थी कि SCL सिग्नल हाई हो और SDA के ऊपर 1 से 0 का चेंज आए। तो यहाँ पे ये देखें SCL यहाँ पे हाई है और SDA चेंज हो रहा है 1 से 0 के अंदर, तो इट मीन्स कि हमने स्टार्ट कंडीशन जो है वो जनरेट कर ली। उसके बाद ये बिट काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, तो ये फिर इन स्टेट्स के ऊपर हमारा सिस्टम मूव कर रहा है। यहाँ पे 8 बिट का जो एड्रेस और रीड राइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो SDA के ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखें यहाँ के बिट काउंट का वेरिएबल जो है वो डिक्रीमेंट होता रहेगा। ये देखें अभी SCL क्लॉक सिग्नल जनरेट हो रहा है ऊपर। यहाँ पे देखें ये जैसे ही बिट काउंट वेरिएबल 0 हुआ, इट मीन्स हमने एड्रेस भी भेज दिया, रीड राइट की इन्फॉर्मेशन भी भेज दी। अब हम रिसीव करेंगे एक्नॉलेज। तो अब हम यहाँ से इधर आ गए,
एक्नॉलेज को रिसीव किया। अब हमने डाटा रिसीव करना है, तो डाटा 1A 2 3A 4A, फिर बिट काउंट को दोबारा से 8 से इनिशियलाइज करवा दिया। ऊपर से हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो 1 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे काउंटर वेरिएबल 0 हुआ, इट मीन्स हमने 8 बिट का डाटा रिसीव कर लिया। अब हमने एक्नॉलेज भेजना है, मास्टर एक्नॉलेज भेजेगा, सेंड एक्नॉलेज 1 2 3 4। तो ये एक्नॉलेज बिट को भेजने के लिए 4 स्टेट्स हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद LSB रिसीव करनी है, तो LSB के लिए दोबारा काउंटर वेरिएबल को 8 से इनिशियलाइज करवा दिया। LSB को रिसीव कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल जैसे ही 0 हो गया। अब हमने LSB डाटा भी रिसीव कर लिया, तो अब नॉट एक्नॉलेज करेंगे हम उसको, और एंड पर ये जाके हमारा जो डाटा सिग्नल है ये डन सिग्नल ये ऑन हो जाएगा। तो डन सिग्नल जैसे ही ऑन होगा, डन सिग्नल जैसे ही ऑन होगा, इसका मतलब है हमने टेम्परेचर का MSB भी रिसीव कर ली और LSB भी रिसीव कर ली, और हम रेडी स्टेट के ऊपर आ गए। दोबारा से अब ये सारी कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा जो हमने डेवलप किया है इस टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा सारा कंट्रोलर था जो हमने डेवलप किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो SDA लाइन है यहाँ पे हम दोबारा उसको इनपुट साइड पर फीड कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बफर लॉजिक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है वो आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये वाले, तो अभी ये जो ये देखें जो SD डायरेक्शन लाइन है ये वाली, ये यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है जिसका हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने 2 डिज़ाइन बनाए। ये एक डिज़ाइन इसमें ये टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर और ये I2C मास्टर ये सारा कंबाइन इसी के अंदर है। ये डिज़ाइन 1 है, और डिज़ाइन 2 मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो करूँगा। उसके अंदर मैंने उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। I2C मास्टर को अलग कर दिया और टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर अलग कर दिया। तो अब ये इसमें ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो SD डायरेक्शन लाइन है, क्योंकि जो डाटा है SDA लाइन ये बाई डायरेक्शनल है, इन दोनों के दरम्यान में एक बफर लगा दी है। तो बफर को कंट्रोल कर रहे हैं ये SDA जो डायरेक्शन लाइन है। तो जो SDA डायरेक्शन सिग्नल जनरेट किया था स्टेट मशीन से, वो मैंने आपको बताया था ये सेंसर के दरमियान में और जो हमारा कंट्रोलर ये हमने डेवलप किया ये वाला, उसके दरमियान में एक बफर बनाया है। बफर क्या काम कर रहा है, अगर उसकी ये वर्किंग है, अगर SD डायरेक्शन लाइन 1 है, ये सिग्नल 1 है, तो इसका मतलब है मास्टर कंट्रोल कर रहा है SDA लाइन को। तो उस टाइम पर हम ये 1 करेंगे तो ये बफर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा। अब जैसे ये 0 होगा, 0 होने का मतलब अभी ओपन सर्किट हो गया। अब ये वाला मास्टर इसको डाटा नहीं भेज सकता। अब यहाँ से जो डाटा आएगा वो ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा इनपुट पे। तो ये बफर का कमाल है ये वाला। अगर SDA डायरेक्शन ये सिग्नल 1 है, तो 1 होने का मतलब है ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब यह है कि अब मास्टर जो है वो सिग्नल भेज रहा है, मास्टर सिग्नल भेज रहा है सेंसर को या स्लेव को। ये वाली कंडीशन हो रही है। अब अगर फ़र्ज करें, मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ शो कर देता हूँ। किसी टाइम पर जो टेम्परेचर सेंसर है या जो स्लेव है वो मास्टर को डाटा भेजना चाह रहा है, तो उस टाइम पर स्टेट मशीन में हमने क्या काम किया हुआ है, ये SD डायरेक्शन जो सिग्नल है ये 0 हो जाएगा। जब सिग्नल ये 0 होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने का मतलब है कि अब यहाँ से जो मर्जी डाटा आ रहा है वो इधर नहीं जा रहा, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो उस टाइम पर जो स्लेव से डाटा आएगा वो यहाँ से इधर
और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर चला जाएगा। तो ये एस डी डायरेक्शन जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया था उसका पर्पज़ ये था कि स्लेव या टेम्परेचर सेंसर और जो हमारा कंट्रोलर है जो एफपीजीए के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके दरम्यान में एक ट्राई स्टेट बफर लगा दी है। और ये बफर ये मेक श्योर कर रहा है कि जब मास्टर डाटा ट्रांसफ़र करेगा स्लेव को तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब स्लेव डाटा ट्रांसफ़र करेगा मास्टर को तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये ओपन सर्किट होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ से इधर जाएगा, और जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये तो क्योंकि ओपन हो गया, अब यहाँ से डाटा इधर नहीं जा सकता, यहाँ से डाटा जाएगा सीधा इसकी इनपुट पे। तो ये जो बाई डायरेक्शनल डाटा है उसको हमने इस तरह हैंडल किया इस बफर के ज़रिए, ताकि ये कंडीशन ना बन जाए किसी टाइम पर कि ये ना हो कि ये मास्टर भी डाटा इधर से भेज रहा हो, इधर से ये भी भेज रहा हो और सारा डाटा यहाँ पे कोलाइड कर दे, कि ये इधर से 1 भेज रहा है, ये इधर से 0 भेज रहा है और ये यहाँ पे डाटा सारा कोलाइड कर दे। तो ये ट्राई स्टेट बफर ये मेक श्योर कर रहा है कि जो एसडी लाइन है ये हर टाइम पर या मास्टर के कंट्रोल में आए या स्लेव के कंट्रोल में आए। अगर मास्टर के कंट्रोल में है तो ये शॉर्ट है, और अगर स्लेव के कंट्रोल में है तो ये ओपन है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने ये लॉजिक इम्प्लीमेंट की है। ओके जी, तो ये अभी मैंने जो डिज़ाइन 1 है टेम्परेचर, इस टेम्परेचर सेंसर से जो नेक्सिस A7 पे अवेलेबल है उसका डिज़ाइन 1 यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि जो टेम्परेचर का डाटा है उसकी रेजोल्यूशन थी 0.0625। तो 13 बिट का जो टेम्परेचर है यहाँ पे आ रहा है आंसर, उसको 0.0625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो अब एक्चुअल में फ्लोटिंग पॉइंट टेम्परेचर के अंदर आ रहा होगा। तो ये उसकी रेजोल्यूशन से हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये अभी मैंने ये डिज़ाइन 1 आपको शो किया है। ये आप इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो इस डिज़ाइन को मैंने सिंप्लीफाई किया डिज़ाइन 2 में के अंदर, तो उसको मैंने एक्चुअल में टेस्ट किया है। ये भी वर्किंग में है लेकिन इसमें स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। तो डिज़ाइन 2 मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो करूँगा, उसमें आप देखेंगे कि ये स्टेट्स जो है बहुत रिड्यूस हो गई हैं और हमने एक सिंप्लीफाइड जो कंट्रोलर है वो इम्प्लीमेंट किया और सेम फंक्शनलिटीज़ जो है वो अचीव कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल के पार्ट 1 के अंदर बेसिकली हमने ये बताया कि I2C सीरियल कम्युनिकेशन होती क्या है, उसमें क्या क्या उसके प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो पर्टिकुलरली ये जो टेम्परेचर सेंसर है जो हमारे नेक्सिस A7 में अवेलेबल है उसके साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो हमने इन वेव्स को फॉलो करते हुए उसके साथ कम्युनिकेट करना है। और ये वेव I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। और जब मैंने जो कंट्रोलर डेवलप किया है ये वाला, ये एग्जैक्टली जो SCL और स्टार्ट कंडीशन और एक्नॉलेज और ये सारी चीज़ें इस वेव के अकॉर्डिंग, इस टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है। और लेकिन इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन हार्ड कोडेड है कि हमने एग्जैक्टली इन वेव्स को कॉपी करने की कोशिश की है। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है वैसे ही यहाँ पे सिग्नल जनरेट किया है, SCL का सिग्नल, एक्नॉलेज का और बाकी सारे। और लेकिन इसमें सिस्टम के स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आल्दो कि ये वर्किंग में है। इससे मैंने टेम्परेचर लेके उसको 7 सेगमेंट्स पर डिस्प्ले करवाया, वो वर्किंग के अंदर है, लेकिन ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो टेम्परेचर 2 के अंदर मैंने इन्हीं स्टेट्स को मॉडिफाई किया और डिज़ाइन को अपडेट किया है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शो करूँगा और फिर उसकी टेस्टिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।